और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश सलाम इंडिया में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 2% से नीचे आ गया है, लेकिन जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तब हालात भयावह थे। एक तरफ लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, इंजेक्शंस की कमी थी, स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत दबाव था। हालांकि सरकार के प्रयास भी लगातार जारी रहे। चुनौती बेशक बहुत बड़ी थी, लेकिन लगातार की गई कोशिशों से कोरोना से जारी इस जंग में बहुत हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर की चुनौती को सरकार ने किस तरह से पार किया, दूसरी लहर ने हमें क्या क्या सबक सिखाए हैं, तीसरी लहर के लिए सरकार की क्या तैयारी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं, जो सागर का प्रतिनिधित्व करते हैं, सागर की खुरई सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से लंबे वक्त से विधायक हैं, शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री हैं और साथ ही दमोह जिले के कोविड प्रभारी मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत भूपेंद्र सिंह जी आपका एक बार फिर। और मेरा पहला प्रश्न यही है कि ये हमारी जो सीरीज है, हमारा जो कार्यक्रम है जिसका हमने नाम दिया है सलाम इंडिया, ये उन लोगों को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं, अपने जिले के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और उनका उसके पीछे कोई विशेष स्वार्थ नहीं है। कुछ लोग छोटे काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने बड़े कामों का जिम्मा उठाया है। आपसे मैं यही पहला सवाल करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए राममोहन जी, निश्चित रूप से ये जो कोरोना काल हम लोगों ने देखा है अप्रैल से लेकर अभी तक, इस बीच में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने अपने स्वयं के जीवन को दांव पर लगाकर, स्वयं के जीवन की चिंता ना करके और सेवा कार्य जिन्होंने किया है, ऐसे अनेक उदाहरण देश में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है। अनेक तरह के हैं। कोई अंतिम संस्कार करने के कार्य में लगे हुए थे, कोई ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के कार्य में लगे हुए थे। जो भी जिस तरह से सेवा कार्य हो सकता है, कोई संस्थाएं भोजन देने का काम कर रही थी। तो जिस तरह से भी जो भी सेवा कार्य हो सकता है, वो अनेक संस्थाओं ने, अनेक व्यक्तियों ने इस कोरोना काल में सेवा कार्य किया है। मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक अद्वितीय उदाहरण हमारे प्रदेश में प्रस्तुत किया है। भूपेंद्र जी, पूरी सरकार और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर थी, इस सरकार के कंधे पर थी, लेकिन मैं शुरुआत वहां से करना चाहता हूं जहां की जनता आपको इस काबिल बनाती है कि आप विधायक बने, आप मंत्री बने और पूरे प्रदेश की सेवा करें, देश की सेवा करें। खुरई के लोगों के सामने जब समस्या आई तो बतौर मंत्री, बतौर वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, आपने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, किस तरह से वहां के लोगों के लिए काम किया, ये जरा हमें विस्तार से बताइए। देखिए राममोहन जी, मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की चिंता करने का हमारा दायित्व है, परंतु प्रदेश की चिंता के साथ साथ जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे कोरोना पेशेंट थे, उनको इलाज की ठीक व्यवस्था हो सके, इसके लिए हमने प्रयास किए, चिंता की। हमारे सागर ज़िले में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इन सब के बेड की क्षमता जो थी, उस क्षमता से ज़्यादा पेशेंट अप्रैल के माह में हम लोगों के सामने आ रहे थे जी। और इसलिए ये हम लोगों ने तय किया कि जो हम लोगों के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं या 100 बेडेड हॉस्पिटल हैं, उनमें हम लोग कोरोना की सुविधा उपलब्ध कराएं,
जिससे कि इसको हम लोग जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और सारा लोड हमारे मेडिकल कॉलेज पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ना आए। उसी योजना के तहत हमारे खुरई विधानसभा क्षेत्र में जी हमने 100 बेडेड हॉस्पिटल जो हमारा बना हुआ है उसमें 80 बेड का हमने कोरोना कोविड का सेंटर हमने बनाया और वहाँ पर 80 पेशेंट की व्यवस्था हमने की। 80 पेशेंट एक साथ वहाँ पर कोरोना के रह सकते थे। उनके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए है तो उसकी व्यवस्था की, वहाँ पर सभी लोगों को खाना ठीक प्रकार से मिले तो खाने की चिंता की, सभी प्रकार से लोगों को वहाँ पर अपने परिवारजन जो उनके घर के लोग हैं वो उनको देख सकें, उनके पास तक ना जाना पड़े, इसलिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगाकर पूरी स्क्रीन लगाई जिससे वो अपने पेशेंट के बारे में जान सकें। पेशेंट की जो स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग डिस्प्ले करते थे जिससे कि उनको परिवार के लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो इस तरह से वहाँ पर हमने इस 2 माह में, अप्रैल और मई में, लगभग 300 लोगों को ठीक करके खुरई हॉस्पिटल से हम लोगों ने घर को भेजा। तो ये सब सेंटर बनने से जगह जगह काफ़ी लोड हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज था, उस पर से कम हुआ और खुरई में ही लोगों को सुविधा मिल गई। हमने वहाँ पर अपनी निधि से 4 एम्बुलेंस हमने दी, विधायक निधि से। वो चारों एम्बुलेंस जो थी वो पेशेंटों को निःशुल्क लाने ले जाने का काम करती थी। किसी की सिटी स्कैन होना है तो उसको लेके जाना है, किसी पेशेंट को लेके आना है, किसी को छोड़ने जाना है। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट हम लोगों ने किया और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि 300 लोगों को हमने ठीक करके खुरई अस्पताल से स्वस्थ करके भेजा है। मंत्री जी, यही कुछ मौके होते हैं जब आपके क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता ये पहचान कर पाती है कि उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है जिसको, वो कितने लायक हैं, कितने अच्छे हैं। और यही बताते हैं कि जब छोटे क्षेत्रों में, खुरई जैसे क्षेत्रों में अच्छे अस्पताल बन सकते हैं, कोविड के केयर सेंटर अच्छे तैयार किए जा सकते हैं, तो उसके पीछे अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये भी कहा जा रहा था कि खुरई का सेंटर ऐसा था कि काफ़ी दूर दूर से लोग ये चाह रहे थे कि उन्हें भले ही सागर सेंटर में ना डाला जाए, खुरई के सेंटर में भेज दिया जाए। इसके लिए मार्फत भी आपके पास कुछ फ़ोन कॉल्स आते थे क्या? निश्चित रूप से राम मोहन जी, खुरई में जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने की थी और जिस स्तर की व्यवस्थाएं थी उससे कई जगह जहां पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां के पेशेंट को लगता था कि वो खुरई में जाकर एडमिट हो जाएं और कई पेशेंट आग्रह भी करते थे। पर चूँकि खुरई के लोगों से ही सारे बेड भरे हुए थे तो हम लोग बाहर के लोगों को एकोमोडेट करने की स्थिति में या वहाँ पर एडमिट करने की स्थिति में नहीं थे। तो जब बेड खाली होते थे और कोई रिक्वेस्ट आती थी तो हमने बाहर के लोगों को भी एडमिट किया है, उनका भी इलाज हुआ है और वो भी ठीक होकर वहाँ से गए हैं। ठीक, भूपेंद्र जी, अब मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार देना चाहता हूँ। आपके पास जिस ज़िले का प्रभार है, जहाँ के आप कोविड प्रभारी मंत्री भी हैं, दमोह, वहाँ पर अभी एक चुनाव भी हुआ, उसके बाद की परिस्थितियाँ भी थी। जाहिर बात है कि चुनाव में लोग घरों से तो बाहर निकलते हैं, चाहे वो वोट डालने के लिए निकले हैं, चाहे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए निकले हैं, और दोनों दलों के कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए निकले भी। वहाँ पर स्थितियाँ कैसे कंट्रोल में आप लोगों ने की, कैसे उस पर नियंत्रण पाया? देखिए राम मोहन जी, दमोह में जब इलेक्शन चल रहा था उसी समय कोरोना धीरे धीरे पीक पे आ रहा था और लगभग आ चुका था जी, परंतु इलेक्शन के कारण लॉकडाउन हो नहीं सकता था और उस कारण से दमोह में थोड़ा सा कोरोना ज़्यादा संक्रमण बढ़ा कोरोना का। पर उसके तत्काल बाद जैसे ही
17 अप्रैल को वोटिंग हुई, उसके तत्काल बाद हम लोगों ने वहाँ पर लॉकडाउन किया और लॉकडाउन करने के बाद प्रयास किए सब तरह से। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभिनय प्रयोग किया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छा माना है। हम लोगों ने जो हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, टीम है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, इसको ग्राम स्तर से लेकर और वार्ड स्तर से लेकर, ब्लॉक स्तर से लेकर, नगर स्तर से लेकर और जिला स्तर तक हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई हुई है जी। और ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, इसमें सभी वहाँ के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी ये सम्मिलित हैं और ये सब लोग मिलकर लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। लोगों से आग्रह करते हैं, अगर कोई लगता है कि किसी परिवार में संक्रमण है तो अगर होम आइसोलेट हो सकते हैं तो होम आइसोलेट करना, अगर होम आइसोलेट नहीं हो सकते हैं तो उनको कोविड केयर सेंटर में भेजना, प्रशासन को सूचना देना और वहाँ पर गाँव में संक्रमण या वार्ड में संक्रमण ना फैल पाए इसकी पूरी चिंता करना। वार्ड में सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखना, वार्ड में स्वच्छता है कि नहीं है इसको देखना। तो ये सारे काम हमारा जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, ये पूरा ग्राम से लेकर जिले तक ये टीम काम कर रही है जी। और जिससे प्रशासन को भी काफ़ी सहयोग मिला और प्रशासन ने और इस टीम ने मिलकर काम किया है। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये अभिनय योजना प्रारंभ की और जनता को जोड़कर ये पूरा हम लोगों ने कोरोना को रोकने में अब काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी ज़िले जो हैं वो जो हमारा जी पॉजिटिविटी 5% है उससे नीचे सभी ज़िले हमारे आ गए हैं और हमारे अधिकांश ज़िले अब लॉकडाउन, मुख्यमंत्री जी उस पर आज 7 बजे संबोधित करेंगे जी। तो अधिकांश ज़िले अब लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त होगा और कोशिश ये होगी कि लोगों का जनजीवन जाहिर है कि फिर से लोगों को राहत मिलेगी। भूपेंद्र सिंह जी, पॉजिटिविटी रेट, हम लोग सतर्कता भी रखेंगे। पॉजिटिविटी रेट अब 2% से भी नीचे आ गया है। 2% से नीचे पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि मरीज खतरे से बाहर हैं। इक्का दुक्का कहीं पर लोग हैं तो उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह जरूर दी जाएगी, लेकिन जी जी लगभग इस दूसरी लहर पर प्रशासन ने, सरकार ने लोगों की मेहनत से या उनकी मदद से काबू पा लिया है। एक सवाल ये भी कि आप अभी कुछ चीज़ों को विस्तार से बता रहे थे, आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है नगरीय प्रशासन का, और चाहे लॉकडाउन जब हुआ तो गृह विभाग के साथ आप लोगों के सहयोग से, आपके विभाग के सहयोग से, और दूसरी तरफ चाहे सैनिटाइजेशन कराना हो, सफाई कराना हो, बहुत से काम ऐसे हैं जो आपके डिपार्टमेंट के पास रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक विभागीय मंत्री के तौर पर, नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी जिसको आपने इस कठिन परिस्थितियों में उसका निर्वहन किया है, निभाया है? देखिए राममोहन जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि इस कोविड काल में जो हमारा मंत्रालय है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उस महत्वपूर्ण भूमिका को हम लोगों ने कोशिश की है कि ठीक ढंग से हम लोग उसका निर्वाह कर पाएँ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने कोविड का अभी तक जो हमारा कोविड काल है इसमें हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने 3,20,000 लोगों को मेडिकल किट अभी तक उपलब्ध कराई है उनके घर पर जाकर। दूसरा, शहर के हमारे जितने भी शहर हैं सभी शहरों में हम लोगों ने
सैनिटाइजेशन करने का काम नियमित रूप से किया है। एक सबसे कठिन काम जो होता है वो अगर किसी की डेथ कोरोना से हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करना, ये सबसे कठिन काम मैं मानता हूँ। और उस काम को भी हमारे विभाग ने अभी तक बहुत अच्छे तरह से किया। अगर कोई कोरोना से डेथ हुई है तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार करना, ये काम भी हमारा नगरीय प्रशासन विभाग इसने ये काम किया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शहर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा भूमिका मेडिकल के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा भूमिका है तो वो हमारा नगरीय प्रशासन विभाग है, जिसके जिम्मे स्वच्छता भी है, जिसके जिम्मे सैनिटाइजेशन भी है, जिसके जिम्मे अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी भी है। शहरों में हम लोगों को मेडिकल किट भी घर घर जाकर उपलब्ध कराना है। मास्क भी हम लोगों ने अभियान चलाकर घर घर उपलब्ध कराने का काम किया है, मास्क उपलब्ध कराए हैं। और इस तरह से हमारा नगरीय प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश में इस पूरे कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल, जाहिर बात है जो मैंने कहा कि बहुत कठिन होता है, और बतौर लीडर, बतौर नेतृत्वकर्ता आपको उनका हौसला भी बढ़ाना होता है, जो चाहे शमशान घाट पर हों, चाहे कब्रिस्तान पर हों, आपके डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, सैनिटाइजेशन करते हुए हैं, क्योंकि उनके परिवार को भी उतना ही खतरा महसूस होता है कि हमारा कोई एक व्यक्ति काम पर लगा हुआ है, लोगों की सेवा में लगा हुआ है। तो बतौर लीडर उनका नेतृत्व करना भी बहुत आसान काम तो नहीं है, जो भूपेंद्र सिंह जी आपने निर्वहन किया है। एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या तीसरी लहर के लिए कोई तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है? क्योंकि पिछली बार शायद यही चूक अधिकारियों से या आप लोगों से हुई कि पहली लहर के बाद ये मान लिया गया कि अब कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, और फिर अचानक जो वेव आई उसके बाद स्थितियां आपके सामने थी। देखिए, निश्चित रूप से राम मोहन जी, जो तीसरी लहर की संभावना है, उस संभावना को ध्यान में रखकर अभी से हम लोगों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। अभी से पूरी योजना बनाकर उसको शुरू कर दिया है। हमारे प्रदेश के सभी जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या जो बड़े कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें सभी जगह हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग जून के आखिरी तक हमारे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। दूसरा, जो तीसरी लहर में बच्चों के बारे में संभावना है, उसके लिए भी हम लोग अलग से वार्ड बनाने का काम अलग जगह जगह पर कर रहे हैं। तीसरा, जो चीज़ें हम लोगों को अभी कोरोना काल में ध्यान में आई हैं, उन कमियों को भी हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ को भी हम लोग ले रहे हैं। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरे अधिकार हमारे जो ज़िले के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, इनको दिए हुए हैं कि जो भी हमें मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है, टेक्नीशियन की आवश्यकता है, इन सबको हम लोग वहाँ पर रखने के लिए, भर्ती करने के लिए अधिकार हम लोगों ने दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में सागर ज़िले में बीना स्थान है जी। बीना में हम लोग 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं। और वहाँ चूँकि बीना रिफाइनरी है जी, और रिफाइनरी से हमें ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए वहाँ पर हम रिफाइनरी के पास ही 1000 बेड का हमारा ये कोविड अस्पताल बन रहा है। और जिसमें से लगभग 90% कार्य हमारा पूर्ण हो गया है और कभी भी हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी उपलब्धि उससे ये हुई कि हमारे जो भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बीना रिफाइनरी आए थे। और बीना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम लोग जो हमारे
पेशेंट्स हैं उनके लिए उपयोग कर सकें, उसके लिए उन्होंने पूरा निर्देश दिए जी। और आने वाले समय में जून जुलाई अगस्त तक हम लोगों के जून में हम लोग 600 सिलेंडर ऑक्सीजन देने की स्थिति में आ जाएंगे रिफाइनरी से। जुलाई में ये संख्या बढ़कर 1200 सिलेंडर के आसपास हो जाएगी और अगस्त तक 3000 सिलेंडर प्रतिदिन हमारे प्रदेश में बिना रिफाइनरी से ऑक्सीजन के हम लोगों को मिल सकेंगे। इसके लिए विदेश से कंप्रेशर बुलाए गए हैं, ऑर्डर उनका हुआ है। एक अभी जून में आ जाएगा, एक उसके बाद जुलाई में आ जाएगा। तो इस तरह से 1000 बेड का हॉस्पिटल का काम तेज़ी से चल रहा है। लगभग 200 बेड हमारे चालू करने की स्थिति में है। किसी भी दिन, जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी समय देंगे, उस दिन उसकी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। तो आगे को ध्यान में रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर, तीसरी लहर को ध्यान में रखकर हम लोग जगह जगह बेड की क्षमता बढ़ाने का काम भी सभी अस्पतालों में, जहाँ पर जितने बेड बढ़ाए जा सकते हैं, उनमें बढ़ाने की योजना अभी से हम लोग बना रहे हैं। और तीसरी लहर में इस तरह की चुनौती का हम लोगों को सामना ना करना पड़े, ये कोशिश सरकार की है। ठीक भूपेंद्र जी, लेकिन इस स्थिति में सभी की जिम्मेदारी ये है कि जो अपने हिस्से का एक छोटा सा काम भी है वो अगर कर दें तो उसमें सरकार की भी मदद होगी, देश की, प्रदेश की, समाज की भी मदद होगी। आप विपक्ष की भूमिका को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की भूमिका को इस कोरोना के काल में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति में मुझे लगभग 35 वर्ष का समय हो गया और हम लोग लंबे समय तक विपक्ष में हमने राजनीति की। विपक्ष में कई बार विधायक रहे, हम लोग सांसद रहे, परंतु जैसा विपक्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इस समय है, ऐसा विपक्ष पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं होगा। और ऐसा विपक्ष भी हो सकता है, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। पूरे समय जो विपक्ष है, उन्होंने सहयोग करने के स्थान पर सरकार को जगह जगह सरकार पर आरोप लगाने का काम, गलत आंकड़े पेश करने का काम, लोगों का मनोबल गिराने का काम, कहीं पर भी पूरे कोरोना काल में एक भी कांग्रेस का नेता मध्य प्रदेश में ना तो कोई किसी हॉस्पिटल के अंदर गया, ना किसी ने ये कोशिश की कि हम कोविड पेशेंटों की मदद कर सकें, इक्का दुक्का उदाहरण छोड़कर। और कोई किसी ने भी ना ये सुझाव दिए कि कोविड काल में हम सरकार के साथ, ये संकट का समय है, राजनीति का समय नहीं था जी। परंतु इसमें सिवाय आरोप लगाने के और असत्य आरोप लगाने के, ऐसे आरोप लगाने के जिनका कोई संबंध नहीं है, जिनमें कोई सत्यता नहीं है, वो काम कांग्रेस ने किया है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है, वो कोरोना काल में बहुत ही नकारात्मक भूमिका, निराशाजनक भूमिका और असहयोगात्मक भूमिका कांग्रेस की रही है जी। और जो विपक्ष के नाते एक ऐसे संकट काल में सबको मिलकर जो प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास नहीं हुए हैं। और इसलिए ये कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो भूमिका है, वो भूमिका ठीक है सर, मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है।